नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हमारा इकोनॉमी सर्वे का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके हमने अलग अलग पार्ट देख लिए हैं। शुरुआती 1A में कृषि और उससे रिलेटेड भू उपयोग, कृषि जोत एंड प्रमुख योजनाएं, ये हमने 1B में देखा था। एंड उसके बाद में भूजल संसाधन और ये परियोजनाएं जो है वो 2A में देख लिया था। उसके बाद में हमने पशुगणना ये 2B में देख लिया था। एंड 3A में जो है वो हमने बानकी एंड वन रिपोर्ट देख लिया था 3A में। एंड 3B में हमें क्या देखना है, 3B में हमें राजस्थान में सहकारिता, कोऑपरेटिव इन दी राजस्थान। उसके अलावा पुराने ईयर्स के जो सवाल पूछे गए हैं, आर एस प्री, आर एस मेंस, एस आई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स में कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। उनमें से कुछ सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ सवाल आपको सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं इसलिए ये डाल रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आते हैं, सीधे सीधे आते हैं। ओके। और एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो था ईआरसीपी के रिगार्डिंग, उससे थोड़ा सा डाटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये ईस्टर्न राजस्थान जैसे हमारा राजस्थान है। ओके। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग एंड इस तरीके से ये हमारा राजस्थान का, ये हमारा राजस्थान है। एंड राजस्थान के इस साइड में बीचों बीच से अरावली निकलती है और राजस्थान में यहाँ होके एक चंबल नदी जाती है इस तरीके से, और चंबल नदी अपना पानी यमुना नदी में छोड़ देती है। तो होता क्या है कि चंबल नदी एक अकेली बारहमासी नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें भी बहुत मात्रा में पानी आता है। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि इस वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। नीचे के वाले जो कोटावारा झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है बहुत आर्द्र रहता है। झालावाड़ तो हमारे राजस्थान में टॉप पे ही है। तो यहाँ पे आर्द्रता अधिक है, पानी अधिक होता है, तो ये बारिश के मौसम में ये जो पानी है वो बह कर के यमुना नदी में चला जाता है, आगे चला जाता है। तो वसुंधरा सरकार के द्वारा 2017 में एक प्लान किया गया, क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि ये जो पानी बन रहा है, ये जो पानी बह कर के जा रहा है, इसे ऊपर वाली बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी और यहाँ पे जो बांध बने हुए हैं, ईसरदा बांध या बीसलपुर बांध, इनमें डाल दिया जाए, ताकि इधर के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन सभी को, 13 जिले के लोगों को पानी भी मिल जाए और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाए। करीब करीब 3 करोड़ लोग डायरेक्टली प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाली है। जब उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई 2017 का ये प्लान है, इसे हम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह ही भाजपा सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि अनुमान लगाते हैं तो करीब करीब 37,000 या 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 है ये ध्यान रखना, 40,000 करोड़ रुपए इस पूरी योजना पे खर्च होगा। और ये योजना जो चलने वाली थी 7 या 8 साल में जो है वो कंप्लीट होती और कुल मिला के 2051 तक पानी की पूर्ति हो जाती। ठीक है, पानी की पूर्ति हो जाती इन 13 जिलों के लिए। मतलब ये उनका अनुमान था कि इतने समय तक पानी की पूर्ति हो जाएगी। फिर क्या हुआ कि 2019 में सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार आ गई। जब ये घोषणा करने की शुरुआत की थी 2017 में, तब तो ये बात कही गई थी कि इस योजना को हम राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कर देंगे, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवा लेंगे, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी सरकार थी। लेकिन यहाँ पे 2019 में कांग्रेस सरकार आ गई, तो कांग्रेस सरकार ने खूब कोशिश की, अशोक गहलोत जी ने खूब पत्र लिखे, लेकिन वो नहीं हो पाई राष्ट्रीय महत्व की घोषणा, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं। तो वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार ने खुद से निर्णय लिया है कि 40,000 करोड़, अगर केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है, राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में 90:10 का हो जाता है, 90% केंद्र देता है, 10% जो है राज्य देता है। लेकिन अब अशोक गहलोत जी ने 2020, 22 और 23 वाले बजट में कहा है कि इस बार हम 9,000 करोड़ रुपए तो दे ही रहे हैं। ठीक है, इस बार से काम शुरू तो करवा ही रहे हैं, बाकी केंद्र जाने और केंद्र का काम जाने। अगर वो नहीं करवाते हैं तो हम तो 9,000 करोड़ रुपए दे के इस योजना को शुरू कर रहे हैं। परियोजना में अभी भी 40,000 करोड़ या उसके आसपास ही खर्च होने वाले हैं। अभी तो पहला फेज शुरू कर दिया है उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए देके। ठीक है, 9,000 करोड़ रुपए, ये 90,000 करोड़ नहीं है। तो बस इतना है कि वो जो मैं अंतर बता रहा था, 9600 करोड़ है ये वैसे, कि भाई पहले पुराने में 3700 करोड़ था या 37,000 करोड़ था। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का खर्चा है 37,000 करोड़ या 40,000 करोड़, क्योंकि ये एस्टिमेट होता है, कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन पहले फेज में 2022 वाले बजट में हमने 9600 करोड़ रुपए दे दिए हैं और काम शुरू करवा दिया जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये ईआरसीपी का डाटा था। बस थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी, और वो दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, आप बोल रहे थे कि सर 3700 करोड़ है, एक जगह 9600 करोड़ है या 96,000 करोड़ है। तो देखिए 37,000 करोड़ तो टोटल खर्चा आने वाला है। इसे आप 40,000 करोड़ भी बोल सकते हो, क्योंकि एस्टिमेट है, ये अनुमान है, आने वाले टाइम पे कितना होगा ये परफेक्ट नहीं है। उसके बाद में फिर पहले फेज में, फर्स्ट फेज में हमारी राजस्थान सरकार ने 9600 करोड़ दे दिए हैं। बाकी उसके बाद में जैसे जैसे प्रोसेस होती जाएगी वैसे वैसे पैसे देते जाएंगे। ओके, तो ये ईआरसी वाला था। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कुल खर्च तो है वो 37,000 करोड़ ही है, और न्यू खर्च की जगह यहाँ पे लिखना है फर्स्ट फेज का खर्च। फर्स्ट फेज में
आपको 9600 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। बाकी सेकंड थर्ड फेज इस तरीके से योजना चलेगी। और योजना में मैंने आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नवरेरा बैराज परियोजना, जिसके तहत पानी को जो है वो बीसलपुर और ईसरदा तक पहुंचा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की सहकारिता है, लेकिन उससे पहले हम सवाल देखते हैं कि किस तरीके के सवाल ये प्री और मेंस एग्जाम में पूछते हैं। ओके, ये सवाल एक्चुअली में या तो प्री एग्जाम के हैं, जैसे ये आर एस प्री 2021 का एग्जाम का है, उसके अलावा ये वाला एसआई का एग्जाम का है, यहाँ नीचे एसआई वाला एग्जाम का है, नीचे भी एसआई वाला एग्जाम का है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, ठीक है, नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, ये साले। ओके, तो पहला सवाल मैं लेता हूँ, राष्ट्रीय कृषि विकास विस्तार तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा। जितनी भी योजनाएं मैंने ज़्यादातर मैं आपको 60:40 का ही अनुपात बताया है। राजस्थान और या केंद्र का 60 होता है और 40 जो होता है वो राजस्थान का होता है। ज़्यादातर में मैंने ऐसा ही बताया है, तो इसमें भी ऐसा ही था। बस एक योजना थोड़ा सा आगे के लिए ध्यान रखना, 50:50 है, वो जल शक्ति मिशन वाला है, जो हर घर 2024 तक पानी उपलब्ध कराने वाला है। उसमें 50:50 का है। तो नेक्स्ट बार पूछा जाएगा ना, वो जल शक्ति वाला ही पूछा जाएगा अगर इस तरीके का सवाल आएगा। तो यहाँ पे तो राज्य सरकार का ऐसा था 40 का, तो ये आंसर सही होता। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य किया गया? थोड़ा सा याद करें तो मैंने बता दिया था, नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट में पहली बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया था सबको। उसके बाद में नेक्स्ट, परवन बहुउद्देशीय परियोजना किन जिलों में संचालित है? ये एसआई का एग्जाम का सवाल है, मैंने बताया हुआ है अपने लेक्चर में या पीडीएफ में। आप खोलिए, सही ढंग से आपको ध्यान आएगा। झालावाड़, बारां और कोटा में लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2015-16 में, ये 20-21 तो मतलब पुराना एग्जाम का सवाल है। अभी इवन 2022-23 में भी 2015-16 का ही डाटा दिया गया कृषि जोतों से रिलेटेड। तो उन्होंने पूछा है कि कृषि जोतों का औसत आकार कितना है, तो लेक्चर में मैंने लिखाया हुआ है 2.73 हेक्टेयर। ओके, ये वाला जो है वो थोड़ा सा कोई दूसरी स्कीम में आएगा तो हम वहाँ पे देख लेंगे। किसान मित्र ऊर्जा, जिसमें बिजली बिल पे अधिकतम जो है वो 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, तो खर्च इतना किया जाने वाला है और ये इस समय शुरू हुआ है। और आयकर देने वाले योजना के तहत कृषि उपभोक्ता के अनुदान, इसका आंसर आप खुद से छांट लीजिएगा। ओके, इसमें डी वाला ऑप्शन नहीं है, ए बी सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट अपना, राजस्थान राज्य में कृषि गणना के अनुसार कुल महिला असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल है ये। बताइए आप कितना ध्यान आ रहा हो तो 7.75 लाख जो है वो कुल महिला जो भूमि जोत धारक है। उसके बाद में राजस्थान में वानिकी क्षेत्र 2017-18, अभी तो मैंने नया डाटा बता दिया है। नए डाटा में तो मैंने 9.62 बताया है, अब इन्होंने 17-18 का पूछा है, तो फिर आप उसका उस समय के हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अपना, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना में से संदर्भ किस कौन सा नहीं है, तो थोड़ा सा याद रखिए कि कौन कौन सी इनमें से हैं या नहीं है। बाकी टकली, गड़दड़ा है, लासी और अंधेरी बारा वाला है, हाथी दो, भवानी मंडी, पिपलदाल वाला है, गागरीन, झालावाड़ और मनोहर थाना सवाई माधोपुर जिले, इनमें से सबसे सही पूछा है कि कथन कौन सा सही है, तो इसमें आंसर होगा ये वाला, टकली एंड गड़दड़ा मोदी। एक थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिएगा, यही वाला इसका आंसर है। ओके, मेरे हिसाब से यही वाला आंसर है और थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपना 2000, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का था, घरेलू उत्पादन में वर्ष में कृषि से संबंधित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई, तो उस समय का तो आपको पता नहीं होगा, बट आज के टाइम का आप बता दीजिएगा। डाटा याद करके देख के आप बता दीजिए कि 2022-23 में क्या डाटा दिया हुआ है। ओके, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये उस समय का सवाल है, तो वहाँ पे उस समय पूछ लिया गया था किन किन जगहों पे लागू हुई थी, लेकिन इस समय इसका कोई महत्व है नहीं। ओके, भेड़ प्रजनन से रिलेटेड था। उसके अलावा बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की जो है वो, बजाज परियोजना जो है वो अपनी राजस्थान और गुजरात की है। ठीक है, एंड आरएएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए 2 सवाल आप देख लीजिए। राजस्थान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है, जल स्वावलंबन अभियान ये जो चलाया गया था, ये 2016 के मेंस में पूछा गया था एक्चुअली में। ठीक है, ये वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा चलाया गया था और उसमें क्या था कि गांव के लेवल पे जो नाड़े हैं, तालाब हैं, उन सबको जो है वो दोबारा से पुनर्जीवित करते हुए और जो भी बारिश का पानी है उसे संरक्षित करने का अभियान था, तो वो जल स्वावलंबन अभियान था। और इसके अलावा 2018 के मेंस में पूछा गया था ईआरसीपी पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इवन इफ 10 मार्क्स का था ये। ठीक है, तो ईआरसीपी पे तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, आप आंसर राइट कर सकते हो। तो मोस्टली आप ये समझ लीजिए कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सवाल बन रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे। अब हम लास्ट टॉपिक के रूप में ले लेते हैं सहकारिता, कोऑपरेटिज्म। सहकारिता शब्द आपने सुना होगा, सहकारिता। ठीक है, समझते हैं सहकारिता क्या होता है। सहकारिता, ठीक है, कोऑपरेटिज्म। कोऑपरेटिज्म का मतलब है सह, यानी साथ आ जाओ सभी लोग मिलके। मान लीजिए कि एक गाँव है,
इस गांव में 10 किसान रहते हैं, ठीक है। उन 10 किसानों के पास में 2-2 बीघा ज़मीन है, ठीक है। 2-2 बीघा, 2 बीघा, 2 बीघा, इस तरीके से 2 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, ठीक है। अब ये 10 किसान अपना खेती करते हैं, बैल के द्वारा वहाँ पे जोतते हैं और थोड़ा बहुत उत्पादन हो जाता है तो वो उसे जो है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास में ना तो ट्रैक्टर है, ठीक है, ना ही सिंचाई के साधन है, और ना ही वो उन्नत किस्म का बीज ले पा रहे हैं, ठीक है, और ना ही उनके पास में पेस्टिसाइड्स की सुविधा है, और ना ही कटिंग कराने के लिए थ्रेसर वगैरह ये सब अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़ उनके पास में अवेलेबल नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा कि आप एक काम करो, 10 किसान आप साथ में आ जाओ। साथ में आए तो इनका जो खेत है वो 20 बीघा हो गया, ठीक है। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है कि पूरा नाम एक साथ में, सबके अपने अपने नाम रहेगा इंडिविजुअली। ये 10 लोग मिलकर के रजिस्टर करवा लिया इन्होंने, एक सहकारी समिति बना ली, ठीक है, कि हम सब मिलकर के साथ में काम करेंगे। अब सहकारी, अब इनमें से आपस में 2 तरीके से इसमें फंडिंग होगी। एक तो आपस में जितना इनके पास में 5-5 हज़ार रुपए है, मान लीजिए इन सब के पास में पहले से 20-20 हज़ार रुपए था। अब 20 हज़ार में एक अकेला किसान तो कुछ नहीं कर सकता था। 10 किसानों ने मिलकर 20-20 हज़ार का 2 लाख रुपए कर लिया, ठीक है। 2 लाख रुपए इनके पास में हो चुके हैं अभी, ठीक है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हो गए। और अब इन्होंने एक अपनी कमेटी बना ली, तो ये बैंक के पास जाकर के भी बोल सकते हैं कि सर हमारी जो कमेटी है, जो उसके पास में 2 लाख रुपए तो खुद की फंडिंग है, और आप भी हमें लोन दीजिए। क्योंकि पहले उन्हें लोन नहीं मिल सकता था 2 बीघे पे, लेकिन अब उनका 20 बीघा हो गया तो उन्हें लोन भी मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि इन्होंने 6 लाख का, 5 लाख का लोन ले लिया, कुल उनके पास में 7 लाख रुपए आ गए। तो वो क्या करेंगे, 3 लाख का ट्रैक्टर लेंगे, उसके अलावा 1 लाख का ट्यूबवेल लगाएंगे, उसके अलावा कुछ 1 लाख का थ्रेसर लेंगे, और इस पूरे 20 बीघा में जो है वो खेती करेंगे अच्छे तरीके से। अब जो पिछली बार उत्पादन हुआ था 5 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से, लेकिन जैसे ही मशीनीकरण आ जाएगा तो उसका उत्पादन डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में जब पूरा उत्पादन निकल जाएगा, उसके बाद में आपस में पैसे को या अपने उत्पाद को बांट लेंगे। बस यही सहकारिता होता है। सब मिलके साथ में आओ और साथ में आकर के फिर जो है वो कोई भी प्रोग्राम चलाओ। इसको दूसरे तरीके से समझिए। गुजरात में गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है आनंद, ठीक है। आनंद नाम की एक जगह है, आनंद जिला भी है शायद, ठीक है। तो वहाँ पे गांव में किसान क्या करते थे, पशुपालक जो क्या करते थे, अपना दूध उत्पादन करते थे, ठीक है। और दूध उत्पादन करके इंडिविजुअली किसी दुकानदार को देकर के आ जाते थे, दूधिया को देकर के आ जाते थे, ठीक है। ऐसा चलता रहता था। वहाँ पे वर्गीज कुरियन करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया कि हम चलते हैं, और वहाँ पे उन किसानों को इकट्ठा किया कि आप ऐसा करो, अलग अलग मत करो, इंडिविजुअल मत करो, आप जो है वो इकट्ठे होकर के एक सहकारी समिति बना दो, ठीक है। आनंद मिल्क फेडरेशन बना लो, यूनियन मिल्क लिमिटेड बना लो, ठीक है, अमूल बना लो आप। और आपके लिए हम इतने इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपके लिए दूध इकट्ठा करने का काम ये कंपनी करेगी, यानी आपकी ये सहकारी समिति करेगी। इसको मार्केट में ले जाने से पहले प्रोसेसिंग करने का काम, यानी मूल्य संवर्धन का काम भी ये अमूल वाली कंपनी करेगी, और उसके बाद में इसे बाजार में बेचा जाएगा और अच्छे दामों पे बेचा जाएगा। तो पहले आपको 1 लीटर के लिए 5 रुपए, अगर दूध की बात करें उस समय तो 5 रुपए से कम होगा, लेकिन आज के हिसाब से मान लें पहले आपको 20 रुपए पर लीटर दूध के हिसाब से मिल रहे थे। लेकिन जब ये मूल्य संवर्धन हो जाएगा और ये पैकेटिंग वाला दूध, पैकेटिंग वाली छाछ, पैकेटिंग वाला अमूल का दही जो शहरों में जाएगा, तो लोग पैसे देने के लिए तैयार भी रहेंगे अच्छे तरीके से। और ये मूल्य संवर्धन हो चुका है तो ये लंबे टाइम तक सही रहेगा, खराब भी नहीं होने वाला है। तो ये यहाँ पे जो पहले 20 रुपए मिल रहा था, अब उनको ये कंपनी 30 रुपए पर लीटर के हिसाब से भी देगी। तो इन लोगों की आय बढ़ गई ऑटोमेटिकली, यानी सब किसानों को साथ में लेकर के आए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और फिर उन्होंने जो है वो सहकारिता बनाई, ठीक है। ये सहकारिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इवन एक लिज्जत पापड़, ठीक है, लिज्जत पापड़ करके एक आप सुनते होंगे, वो भी सहकारिता का बड़ा एग्जाम्पल है। महिलाएं जो अलग अलग बनाती थी, उन्होंने क्या किया, अलग अलग पापड़ बनाती थी, उन्होंने मिलकर के एक साथ में पापड़ बनाना शुरू किया और बड़ी कंपनी बनाई, और पूरे ऑल इंडिया में उन्होंने पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। तो लिज्जत पापड़ भी बहुत बड़ी कंपनी के रूप में मशहूर है। ओके, तो यही है सहकारिता। मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर आप 10-20 लोग मिल जाओ तो जो ताकत है, जुड़ने में जो ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकती है। ये सहकारिता होती है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कोऑपरेटिज्म के लिए संविधान में भी प्रावधान किए, ठीक है। उसके अलावा अभी 2019 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सहकारिता मंत्रालय भी बनवा दिया। बाकी ये सहकारिता जो है वो राज्य का मेनली संवर्ती सूची में है, लेकिन राज्य ही इस पर ज़्यादातर कानून बनाते हैं। ओके, तो सहकारिता मंत्रालय भी बनाया, और उससे रिलेटेड कुछ और डाटा होंगे वो देख लेंगे। पहले सहकारिता आंदोलन, वही जो मैंने आपको समझाया था।
तो सहकारिता क्या होता है? कोऑपरेटिव में एक सबके लिए, सब एक के लिए, ऐसा होता है। इसमें थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक गांव में 20 लोग हैं, ठीक है। इन 20 लोगों के पास में कुछ पैसे हैं, हज़ार हज़ार रुपए हैं, तो इन्होंने इकट्ठा करके अपनी कमेटी में 20,000 रुपये जमा करा लिए। अब मान लीजिए कि कोई किसान के घर में कोई बीमार पड़ गया, तो उसको ज़रूरत के टाइम पे पैसे दे दिए कि भाई अब तुम ले लो 10,000 रुपये, लेकिन आप ब्याज सहित हमें चुकाते रहना, ठीक है। तो ये होता है एक सबके लिए, इनमें से एक एक हैं, ये एक एक करके जो है वो सबके लिए और सब एक के लिए, इस तरीके से ये सब जो है वो एक के लिए हैं और बाकी एक सबके लिए, इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, बाकी सहकारिता यही होता है, सब मिलके एक साथ में आ जाइए। राज्य सूची का विषय है 7वीं अनुसूची में, हाँ ये राज्य सूची का है, संवर्ती का नहीं है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार अपने दिशा निर्देश दे सकती है। सबसे छोटी इकाई गाँव के लेवल पे ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई गई है। ये सरकार के द्वारा ही शुरुआत की गई थी कि ऐसा करते हैं, सहकारिता लोग तो नहीं बना पाएंगे, हम शुरुआत कर देते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति। वैसे सहकारिता दो तरीके से हो सकती है, एक कमेटी बनाना वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो सरकार बना के दे, ठीक है, और एक जो होता है वो आप एनजीओ के रूप में या खुद 10 लोग मिलकर के भी अपनी सहकारी समिति बना सकते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन की शुरुआत अजमेर में बहुत पुराने समय पे 1904 में अंग्रेजों के टाइम पे हो चुकी थी। और अजमेर में क्यों होती थी? क्योंकि अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था अजमेर में, बाकी जगह रियासतें थी, अजमेर ब्रिटिश प्रांत का सीधा सीधा कंट्रोल वाला क्षेत्र था। ओके, उसके बाद में वर्तमान में राज्य में अपना 2001 में राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 लागू हुआ था, वही चल रहा है। इसे सहकारी संस्थाओं को मजबूती देना इसका उद्देश्य था, बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक वो अपना दायित्वों का निर्वहन कर सकें, ये इसका उद्देश्य था। इसमें कुछ संशोधन किए गए, अपना राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 में, 2016 में, 2018 में और 2019 में संशोधन किया गया। अब विधायक भी सहकारी समितियों के अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसा अभी 2019 के संशोधन के माध्यम से बताया गया है सरकार के द्वारा। ओके, उसके अलावा राज्य सहकारी सोसाइटी नियम, तो ये तो है सहकारिता जो है वो अधिनियम की किस तरीके से सहकारिता जो है वो कंपनियां बनेंगी, ठीक है, और उनमें कौन कौन अध्यक्ष हो सकते हैं। उसके अलावा फिर नियमों का रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक अलग से 2003 में आया था। तो सहकारी समिति के लिए मिनिमम 15 लोग अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हेतु समिति का गठन कर सकते हैं। 15 लोग मिलकर के, 10 की बजाय अगर 15 लोग करेंगे तो उनको जो है वो इस सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ओके, मिनिमम 15 होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोल दिया। 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, जिसमें अमित शाह जी को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। इसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुई है। ओके, सहकार से समृद्धि, इसका ये जो है मेन जो है वो एक तरीके से ध्येयवाक्य के रूप में है, सहकार से समृद्धि, सहकारिता, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय है। टू प्रोवाइड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये ढांचा प्रोवाइड कराएंगे कि ऐसा आप करो फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहे होंगे, सहकारी आंदोलन चल रहे होंगे, उनको बढ़ाने के लिए लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने का काम ये करेंगी। बाकी इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम कौन करेंगी? राज्य सरकार करेंगी, क्योंकि सहकारिता जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगर डाटा की अगर बात करें हम, तो हमारे राज्य में कुल 22 सहकारी संघ है। ओवरऑल बड़े लेवल पे 22 सहकारी संघ हैं, जिनके अंतर्गत करीब करीब 37,642 छोटी छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत लेवल की सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इनकी सहायता के लिए कुछ बैंक भी बनाए गए हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो कुल मिलाकर के 29 संख्या है कोऑपरेटिव बैंक की, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की। उसके अलावा दूध से रिलेटेड दुग्ध सहकारी संघ भी हैं, तो 23 दुग्ध सहकारी संघ भी हैं जो जिला लेवल पे होते हैं नॉर्मली। एंड उसके अलावा सहकारी भंडार गोदाम भी हैं। जो सहकारी भंडार गोदाम है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग जो हैं वो अपना भंडार कर सकते हैं, जो उनका उत्पाद है उसे। 2022 का जो बजट है उसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 3 लाख रुपए तक का अंशदान करने की घोषणा की गई है कि गांव के लेवल पे जो ग्राम सेवा समिति हैं उनको राज्य सरकार 3 लाख रुपए के एक अंशदान करेगी, और जिसे वो अपने डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। आगामी 2 वर्षों में इतने ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, 4171 का। कोशिश करना याद हो जाए, ठीक है। ये 2022 का जो बजट है इस बार का, उसमें बताया है। सहकारिता के लिए साख पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा लाने के लिए जो है वो प्रमुख संस्थाएं बनाई गई हैं। कुछ संस्थाएं एक तो आपस में मिलकर के वो इकट्ठा कर ही लेंगे कुछ पैसा, तो फिर उसके अलावा अगर उन्हें लोन लेना है तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के रूप में, सबसे बड़ी बैंक के रूप में यही काम करेगी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये सबसे बड़ी संस्था है अपनी सहकारी को ऋण देने के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। केंद्रीय सहकारी बैंक भी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी संख्या 29 है।
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं, ये भी आपस में थोड़ा बहुत जो है वो लोन दे सकती हैं। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जो 36 है वो भी लोन दे सकती हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये भी लोन दे सकती हैं। किन को दे सकती हैं? सहकारी समितियों को लोन दे सकती हैं। तो ये पैसा जो है वो किन संस्थाओं से मिल रहा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जो सबसे बड़ी बॉडी है, तो एग्जाम में, प्री एग्जाम में बन सकता है कि सहकारिता शाख के लिए, शाख का मतलब ऋण लेना, लोन लेना, कोऑपरेटिव लोन लेने के लिए हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, बैंकिंग संस्था कौन सी है, तो वो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है। उसके अलावा ये है, ये देख लेना। ऋण के प्रकार 3 तरीके के होते हैं नॉर्मली। अगर आपकी सहकारी समिति 5 से 15 महीने के लिए ऋण ले रही है, तो मतलब 5 महीने से 1.5 साल तक के लिए ले रही है, तो अल्पकालीन है। मध्यकालीन 3 साल से लेकर 5 साल तक का है, और तत्कालीन तुरंत चाहिए, लेकिन इसमें से मात्रा जो मिलेगी वो कम मिलेगी। ओके, मध्यकालीन और अल्पकालीन में जो है वो पैसे अधिक मात्रा में मिल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सहकारिता संस्थाएं। हमारे राजस्थान में सहकारिता का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ संस्थाओं का गठन किया गया कि ये संस्थाएं उस कार्य को करेंगी ताकि हमारे गांव के लेवल पे कोऑपरेटिज्म को बढ़ावा मिल सके, सहकारी समितियां बढ़ सकें, लोग आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ करके एक दूसरे का कल्याण कर सकें, एक सबके लिए और सब एक के लिए वाली अवधारणा लागू हो सके। तो राज्य में विपणन सहकारिता जो है वो 2 स्तर की व्यवस्था है। ओके, शीर्ष स्तर पे राजफेड है, तो ये राजफेड सबसे इम्पोर्टेंट संस्था के रूप में निकल के आती है। राजस्थान फेडरेशन ये है अपना राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ओके, तो ये है अपनी राजफेड। ठीक है, ये इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो ये शीर्ष स्तर की संस्था है। ठीक है, और जो अभी मैंने बताया था राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, ये शीर्ष स्तर का बैंक है। ओके, तो शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? राजफेड। 5 नंबर में मेंस में सीधा सीधा सवाल बन सकता है इसमें से, राजफेड के बारे में बताइए, टिप्पणी कीजिए राजफेड पे। ओके, तो ये शीर्ष स्तर की संस्था है राजफेड। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका पूरा पूर्व नाम बोलेंगे राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो इसे राज और फेड यहाँ से ले लिया, राजस्थान फेडरेशन, इससे पूरा बोल दिया इसे। ओके, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। तो राजफेड केंद्रीय एफसीआई, केंद्रीय भारतीय खाद्य निगम, और नाफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के एजेंट के रूप में कार्य करती है। ये जो राजफेड है केंद्र सरकार के द्वारा जो फेडरेशन राजस्थान भारतीय खाद्य निगम है, और नाफेड है राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ, ये भी मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो ये संस्था जो है वो मार्केटिंग की है, मार्केटिंग की संस्था है। मार्केटिंग संस्था यानी जो सहकारी समिति के लोग जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, तो उनको क्रय विक्रय करने के लिए कुछ तो संस्था होनी चाहिए, तो वो ये राजफेड की संस्था बनाई गई थी। ठीक है, और ये ओरिजिनली देखा जाए तो केंद्र की 2 संस्थाएं हैं, एफसीआई और नाफेड, उनके एजेंट के रूप में हमारे राजस्थान में जो है वो काम करती है राजफेड। सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। राजफेड जो क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, बाकी 274 ये प्राथमिक स्तर पे, ये जो है वो राजफेड के अंदर ही काम करती हैं। आगे प्राथमिक स्तर पे हम देखेंगे, ये फल सब्जी विपणन समितियां जो हैं वो प्राथमिक स्तर पे काम करती हैं, जिनका पूरा नाम है क्रय विक्रय सहकारी समितियां। ये सब किसके अंतर्गत काम करती हैं? राजफेड के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। राजफेड किसानों को हाई यील्ड वैरायटी के बीज, खाद, कीटनाशक उचित मूल्य पर प्रदान कराता है ताकि सहकारिता में बढ़ावा मिल सके। राजफेड पशु आहार की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मानक, अभी राजफेड ने राष्ट्रीय मानक ISO 9001 का जो है वो एक राष्ट्रीय मानक प्राप्त किया है पशु आहार की गुणवत्ता के लिए। राजफेड द्वारा संचालित कुछ इकाइयां हैं, पूछा जा सकता है। पशु आहार संयंत्र जो है वो राजफेड के द्वारा चलाया जा रहा है, वो कहाँ चलाया जा रहा है? झोटवाड़ा जयपुर में पशु आहार संयंत्र राजफेड के द्वारा चलाया जा रहा है, झोटवाड़ा जयपुर में। कीटनाशक दवाई संयंत्र ये भी झोटवाड़ा में है। ईसबगोल संयंत्र माउंट आबू सिरोही में है, और सहकारी ग्वारगम ये नागौर में है। ये राजफेड के द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं। राजफेड द्वारा सरकार दर्शन नाम, सहकार दर्शन, सहकार यानी कोऑपरेटिव, दर्शन यानी दिखाना, तो सहकार दर्शन साप्ताहिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जाता है। आपसे अगर राजफेड में पूछ लिया जाए तो आप कर लेंगे 5 नंबर में। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है। देखो, सहकारिता के विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए, जो सहकारी लोग मिलकर के जो अपना उत्पाद बना रहे हैं उसको मार्केटिंग करने के लिए, उसे बेचने के लिए कोई ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए। तो संस्थाएं कैसे बनाई? उन्होंने कहा कि चलो आप ऐसा करो, तहसील लेवल पे आप जो है वो नॉर्मली क्रय विक्रय सहकारी समिति प्राथमिक स्तर पे आप बना दो। ठीक है, बोले ठीक है।
अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी संस्था बना दो, राजफेड। राजफेड का फुल फॉर्म में तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, लेकिन राजस्थान फेड इन दोनों को मिलाकर के इसे बोल सकते हैं। बोले इन सब के ऊपर जो है वो ये राजफेड कार्य करेगी। इसकी स्थापना 1957 में करा दी गई है और ये राजफेड इनडायरेक्टली केंद्र के दो संस्थाएं एफसीआई और नाफेड उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करेगी। उसके अलावा ये जो जितनी भी क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं ये भी राजफेड के अंतर्गत कार्य करेंगी। इसका काम क्या है? अच्छी क्वालिटी के बीज देना किसानों को, सस्ते दामों पे कीटनाशक ये उपलब्ध कराना। इन्होंने पशु आहार के लिए गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक जो है वो प्राप्त किया है और राजफेड के द्वारा कुछ इकाइयाँ चलाई जा रही हैं। पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा में है, कीटनाशक दवाई संयंत्र झोटवाड़ा में है, ईसबगोल संयंत्र अपने माउंट आबू सिरोही में है और सहकारी गौरगम जो है वो नागौर में है। और इसके द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी चलाया जाता है, उसका नाम है सहकार दर्शन, ये ध्यान रख लेना। उपभोक्ता सहकारिता, ठीक है, तो ये है कॉनफेड। ठीक है, कॉनफेड का मतलब होता है कंज्यूमर्स फेडरेशन। इधर का तो हो गया अपने सोसाइटी के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं उनका मार्केटिंग किस तरीके से करानी है, उनके उत्पाद को किस तरीके से बिचवाना है। अब अगर मान लीजिए कि आप कंज्यूमर हैं, आप चीज़ें खरीदने वाले हैं, तो आप भी संघ बना सकते हैं, आप भी सहकारी संघ बना सकते हैं और आपकी सहायता देने के लिए उपभोक्ता सहकारिता कॉनफेड है, ये आता है। ओके, आप अगर कस्टमर हैं, आप जो है वो संघ बना लेते हैं तो कॉनफेड आपकी सहायता करेगा। तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कंज्यूमर फेडरेशन है। कॉनफेड राज्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली शीर्ष संस्था है। उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है कॉनफेड। उसके बाद में जन औषधि केंद्र की शुरुआत भी की गई है कॉनफेड के द्वारा। राजस्थान में 200 के आसपास में जन औषधि सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, जन औषधि केंद्र जहाँ पे सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी की जो दवाइयाँ हैं वो प्रदान की जाती हैं। वो किसके अंतर्गत चलाई जाती हैं? कॉनफेड। कॉनफेड क्या है? कंज्यूमर, हम उपभोक्ता, हमारे अधिकारों के रक्षा के लिए अगर हम संघ बना के कार्य करते हैं तो कॉनफेड हमारी सहायता करेगा और कॉनफेड उचित मूल्य पे जो है वो वस्तुओं को प्रोवाइड कराता है। जन औषधि केंद्र भी इसके द्वारा बनाए गए हैं 200 के आसपास में। उसके अलावा अगर राजस्थान में महिलाओं की कोऑपरेटिज्म की बात करें, क्या महिलाओं ने भी कभी मिलकर के कुछ कोशिश की कि आगे बढ़ सकें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं ने भी बहुत कोशिश की। जैसे मैंने आपको लिज्जत पापड़ वाला एग्जाम्पल बताया था, लिज्जत पापड़ वाला एग्जाम्पल जो है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, लेकिन ऐसे ही हमारे राजस्थान में भी अलग अलग गाँव में अगर 10 महिलाएं मिल करके आपस में अपने परेशानियों के बारे में बात करती हैं, किसी भी चीज़ में हेल्प चाहती हैं, तो वो आपस में मिलकर एक संघ बना लेती हैं, सहकारिता बनाती हैं, कोऑपरेटिव बना लेती हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं महिला सहकारिता। इससे रिलेटेड कुछ डाटा देखना होगा। 1995 में राजपूताना महिला नागरिक बैंक की स्थापना की गई थी। तो इनमें इस वाली बैंक में जो भी सहकारी संघ महिलाओं के द्वारा बनाई गई हैं उनके लिए जो है फंड दिया जाता था, उनके लिए लोन दिया जाता था। 2001 में प्रथम महिला मिनी बैंक अकोली जालौर में शुरू हुआ था। इसमें महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिनी बैंक के रूप में विकसित किया गया था। तो ये ध्यान रख लेना, 2001 में प्रथम महिला मिनी बैंक अकोली जालौर में शुरू हुआ था। तो ये महिला मिनी बैंक था जो महिलाओं के द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को लोन देने का काम करते थे। इसी तरीके से डेयरी की सहकारिता, सबसे पहले तो हमने क्या देखा? किसानों का सहकारिता, और उसके लिए जो है वो किस तरीके से यहाँ पे विपणन के लिए संस्था बनी हुई है राजफेड। ठीक है, जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए। उसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए एक सहकारिता बना दी, संघ बना दिया कॉनफेड। ठीक है, कंज्यूमर्स फेडरेशन। उसके बाद महिला सहकारिता देखी। ऐसे ही डेयरी का विकास करना है तो 3 तरह त्रिस्तरीय सहकारिता है। राज्य सहकारी डेयरी संघ ये सबसे ऊपर है, RCDF ये सबसे ऊपर है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, देख रेख करने का काम करता है। उसके बाद में जिला लेवल पे 23 जिला उत्पादक संघ हैं जो कि जिला लेवल पे दूध को इकट्ठा करवाने के लिए जिला उत्पादक संघ बने हुए हैं। ओके, और प्राथमिक स्तर पे तो होते ही हैं। 16,351 हमारे राजस्थान में प्राथमिक स्तर पे दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं जो गांव के लेवल से दूध इकट्ठा करने का काम करती हैं। ओके, उसके अलावा राइसेम एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान सहकारी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान। ओके, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, फेड योजना, स्पिन फेड योजना नहीं है, एक संस्था है जो स्पिनिंग यानी कताई करने वाली मशीन या उनकी सहकारी समितियां उनको एक साथ में लेकर के आती है। तो इसके अंतर्गत ये 4 संस्थाएं, पहले ये अलग अलग सहकारी समिति के रूप में काम करती थी, अब स्पिन फेड के अंतर्गत आती हैं। ये नाम आपको याद करने हैं, मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको 2-3 बार रिवाइज करके पढ़नी है। ओके,
आवास सहकारिता, आवास बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास में, तो फिर क्या करेंगे, वो अपना कोऑपरेटिव बना लीजिए, सहकारी समिति बना लीजिए, और फिर आपकी सहकारी समिति को ऋण मिल जाएगा, तो आप सहकारी समिति के माध्यम से जो है वो अपना आवास बनवा सकते हैं। इसके लिए राजस्थान राज्य आवासन मंडल बनाया गया था, सहकारी आवासन मंडल बनाया गया, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। आवास निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है। इस योजना तक जो सदस्यों को दीर्घकालीन ऋण 15 साल तक का 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। ठीक है, सहकारी आवास योजना में एक योजना है सहकारी आवास योजना। इसका पुराना नाम था बेबी ब्लैंकेट योजना, जिसमें 7 साल तक के लिए 7 लाख ऋण दिया जाता था। वर्तमान में 15 साल तक के लिए 20 लाख का ऋण दिया जाता है। किसान सेवा पोर्टल, जितनी भी किसानों की योजनाएं एक जगह पे स्थायी वेबसाइट में डाल दी, किसान सेवा पोर्टल। सहकारी जितनी भी योजनाएं वो एक वेबसाइट पे डाल दी। कुछ डाटा है, प्रथम सहकारी शुगर मिल जो है वो केसरवा पैटर्न बूंदी में 1965 में बनी थी। राजस्थान राज्य सहकारी तिलम संघ, ठीक है, जिसे तिलम संघ भी बोलते हैं, 1990 में बना था। ओके, कुछ योजनाएं, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, ये जो है वो सहकारी समिति के सदस्य हैं, उनके बच्चे अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो उनको कम ब्याज दर पे जो है वो ऋण की सुलभता प्राप्त दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो अधिकतम ऋण जो है वो 6 लाख पर स्टूडेंट इंडिया में अगर पढ़ाई कर रहा है, और 10 लाख अगर विदेश में पढ़ाई कर रहा है। अगर कोई लड़की है तो उसको ब्याज पर 0.50% यानी आधे % की छूट दी जाती है। ओके, और ये योजना जो है वो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की केंद्रीय सहकारी समितियों द्वारा संचालित होती है। स्वरोजगार क्रेडिट योजना, ये जो है वो गैर कृषि कार्यों में अगर कुछ आप खुद का रोजगार लगाना चाहते हैं तो आप अपनी कोऑपरेटिव बनाइए, एंड आपको 5 साल के लिए 50,000 ऋण की सुविधा दी जाती है। महिला विकास ऋण योजना, ये भी महिलाएं अगर मिलकर के अपनी सोसाइटी बना लेती हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेती हैं, तो उनको ऋण मिल जाएगा डेयरी विकास के लिए और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, और इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रही है भूमि विकास बैंक। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला, यहाँ पे अगला है अपना सहकारी किसान कल्याण योजना। तो सहकारी किसान कल्याण योजना जो है वो जो किसान है वो अगर अपनी सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी बनाने के कृषि उद्देश्यों के लिए कुछ ऋण लेना चाहें, कृषि उद्देश्य मतलब आपको ट्रैक्टर ट्रॉली लेना है, सिंचाई के साधन, बागवानी, डेयरी विकास ये करना है, तो इनके लिए अगर ऋण लेना है तो आपको सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत जो है वो ऋण मिल सकता है। 9 साल की अवधि के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए मिल सकता है। उसके अलावा गाँव के लेवल पे भी ग्राम सहकारी समिति है, वो भी आपकी सहकारी समिति को 1 लाख रुपए तक का ऋण दे सकती है। कृषि उपज ऋण योजना, कृषि उपज ऋण योजना 1 जून 2020 से ये शुरू की गई थी, और ये एक तरीके से ऐसा है कि अगर कोई किसान अपना जो है वो फसल को किसी कोल्ड स्टोरेज में जमा कराना चाहता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज राजस्थान राज्य भंडार निगम व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए, तो वो उसमें जमा करा सकता है। उसकी फसल उसकी ही रहेगी, और उसी समय आपको 75% उस फसल की कीमत का जो है वो पैसा भी मिल जाएगा, और कुछ % ब्याज पे अगर आप वापस लौटा देते हैं तो वो फसल आपकी ही है। और अगर बाद में उस फसल की कीमत बढ़ गई, मान लीजिए शुरुआत में 1500 रुपये है, आप देखें तो 8 महीने बाद में उसकी फसल की कीमत 2500 रुपये हो गई, तो फसल को आप दोबारा बेच सकते हो। ठीक है, तो ये कृषि उपज ऋण योजना है। एंड लास्ट में सहकारी आवास योजना, ये अभी मैंने आपको बताई थी, 15 साल के 20 लाख रुपए का ऋण, और इसका पुराना नाम था बेबी ब्लैंकेट योजना। तो फाइनली हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें कृषि परिदृश्य हमने देखे, राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश, उसके अलावा जो जल से रिलेटेड डाटा, पशुपालन से रिलेटेड डाटा, डेली विकास देखा, वानिकी फॉरेस्ट रिपोर्ट देखी, सहकारिता के बारे में ओवरव्यू देख लिया। अब देखो सहकारिता आपको रटनी ही होंगी जो जो योजना है, ओके, क्योंकि प्री में और मेंस में कोई भी योजना पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंटली सहकारी आवास योजना से सवाल पूछे जाने की संभावना है, ये ध्यान रखना। 15 साल तक 20 लाख तक का ऋण, 15 साल तक 20 लाख का ऋण, ठीक है। बेबी ब्लैंकेट का नहीं पूछेंगे, यही है, ओके। एंड ये मैंने आपको सवाल डाले हुए हैं, ये सवाल आपसे खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। ये ओल्ड ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं, और मेंस वाला भी मैंने यहाँ पे सवाल डाला हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर सीरीज थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। इसमें बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है, बाकी आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें याद होंगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 3 ग्रामीण विकास से संबंधित होगा, तो उसमें मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।